अब हम जिस विषय में जाने वाले हैं वह यह है कि मैं एक तकनीकी संस्थापक हूँ। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत कुछ बनाता हूँ। अगर मेरी टीम यहाँ है तो मैं इन दिनों बहुत बार पीआरस देने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं अपने हाथों से बहुत कुछ बनाता हूँ, तकनीक पर बहुत कुछ। और इसका मतलब है कि सहायक बना रहे हैं। हम अपने उत्पाद के अंदर सहायक और एजेंट बनाने के लिए अपने ही उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको हमारी चुनौतियों के बारे में कुछ समय बिताने जा रहा हूँ। ये कैसा दिखता है, हमने इसे कैसे बनाया और वास्तव में ये सब कैसे काम करता है, इस पर एक स्तर गहराई में जाना। तो हमारी यात्रा एन हमारे उत्पाद में एक सह पायलट सहायक है और हमने शुरुआत की जैसे कि बहुत से लोग करते हैं इस छोटे से विंडो के साथ जो साइड में है। और मुझे लगता है कि इनका बेहतर यूएक्स डिजाइन उत्पाद में यूएक्स एकीकरण के लिए एक बड़ा अवसर है। हम आपको कुछ बदलाव दिखाने जा रहे हैं जो हमने किए हैं और हमने इसे कैसे एकीकृत किया है, लेकिन ये वास्तव में हमारे लिए उत्पाद में एआई देने का एक प्लेटफॉर्म रहा है। इसका मतलब है जहां हम पहुंचे हैं वो ये है कि सहायक के पास इस समय 30 से अधिक कौशल हैं। मैं आपको उनमें से कुछ दिखाने जा रहा हूं। इनमें से कुछ डैशबोर्ड और ग्राफ बनाने के बारे में है, कुछ डेटा को डिबग करने के बारे में है, कुछ आपके डेटा में समस्याओं के लिए खोजने के बारे में है। तो ये कौशल ऐसी चीजें हैं जो कार्य कॉल्स या ऐसी चीजें हैं जो सतह के नीचे हैं, जिन्हें हमारा सहायक उत्पाद में कर सकता है। और हम कई अलग अलग आर्किटेक्चर की शुरुआत इस तरह करते हैं। मैं कहूंगा कि यह वास्तव में एक सामान्य दृष्टिकोण है। मैं टीम के बाद टीम बाद टीम बाद टीम देखता हूं। और ये क्या है, इसमें दो एलएम कॉल है। एक राउटर कॉल है जो ये निर्धारित कर रहा है कि किस इरादे का किस कौशल का लाभ उठाना है। ये एक उपकरण कॉल है। और एक कौशल जिसमें एक LLM2 शामिल हो सकता है। और हमारे पास केवल दो होने का कारण यह है कि दो को एक साथ जोड़ना बहुत होता है। आप देखेंगे कि इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन जो हम करते हैं, अधिकांश सहायक जो मैं उत्पादों में देखता हूं ऐसा कुछ दिखता है। ये एक तरह का राउटर है जो इरादे और यहाँ कुछ काम निर्धारित कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रत्येक लाल बॉक्स के साथ एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जुड़ा हुआ है आमतौर पर। अब आप लूप में एक उपयोगकर्ता रख सकते हैं। आप देखेंगे यही हम करते हैं। हमारे सहायक में एक उपयोगकर्ता लूप में है जहां हम दो LLM कॉल के बाद उपयोगकर्ता इंटरफेस पर वापस आते हैं और अधिक डेटा प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको एक सेकंड में दिखाऊंगा कि यह प्रैक्टिस में कैसा दिखता है एक डेमो के साथ। लेकिन यह एक बहुत सामान्य दृष्टिकोण है जो एक राउटर है, एक उपकरण कॉल है जिसमें एक LLM शामिल हो सकता है और फिर लूप में एक उपयोगकर्ता होता है। तो एक लेयर राउटर है जो आर्किटेक्चर में बहुत बहुत सामान्य है। जहां हम फेल हुए और समय के साथ हम कहां पहुंचे वह यह है कि हम राउटर और LLM कॉल्स के साथ समाप्त हुए हमारे सहायक में, जिसने विभिन्न चीजों और विभिन्न उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रवेश बिंदुओं को अलग किया। तो इनमें से एक मामले में मैं एक डैशबोर्ड से प्रवेश कर रहा हूं और मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। एक और मामले में मैं एक खोज भाग से प्रवेश कर रहा हूं और थोड़ी खोज कर रहा हूं। तो जटिलता समय के साथ बढ़ती है, लेकिन आप अभी भी एक समान पैटर्न नॉट देखते हैं। एक राउटिंग चीज है, यह निर्धारित कर रही है कि किस कौशल का लाभ उठाना है, शायद मेरे उपयोगकर्ता इंटरफेस स्थान के आधार पर। और एक कौशल है जो कभी कभी LLM का लाभ उठाता है। ज्यादातर समय यह विशेष कुछ करने के लिए होता है। मैं AI सर्च पर कुछ समय बिताने जा रहा हूं जो काफी मजेदार है। यह डेटा के पार जाता है और आपको इसे विश्लेषण करने और डिबग करने में मदद करता है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ ग्राफ और कुछ अन्य चीजें भी करूंगा। हम हर दिन अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं ताकि इस एजेंट और सहायक को बनाया जा सके, जो सॉफ्टवेयर बनाने का एक शानदार तरीका है। हम अपने उपकरणों का उपयोग करते हैं, हम अपने उपकरणों के साथ निर्माण करते हैं। आप जो बहुत सारी चीजें देखेंगे वह यह है कि हमारा प्लेटफॉर्म उत्पादन और विकास के बीच एकीकृत होता है। मुझे लगता है कि सभी प्लेटफॉर्मों को जो हम करते हैं ये करना होगा। हम विकास में जो ईवल्स और मूल्यांकन का उपयोग करते हैं, हम उत्पादन में भी उनका उपयोग करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। आजकल कितने लोग जानते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है? क्या ईवल्स का इस कमरे में कोई मतलब? मुझे हाथ मिलाना पसंद नहीं है। ठीक है, आजकल तो काफी कुछ हो रहा है। खैर, जब हम ईवल्स कहते हैं तो हम आमतौर पर LM का मतलब लेते हैं, एक जज के रूप में, या अपने सिस्टम का मूल्यांकन करने में मदद के लिए AI का उपयोग करना। ये थोड़ा मेटा है, लेकिन हाँ, जो हो रहा है वो ये है कि हम AI का उपयोग AI का मूल्यांकन करने के लिए कर रहे हैं। आप अपने डेटा को एनोटेट कर रहे हैं, आप डेटा सेट का उपयोग कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस में ये कैसा दिखता है। तो मुझे यहाँ 1 सेकंड दे। तो चलो लाइव डेमो करने की कोशिश करते हैं। शुरू करो।
क्या आप लाइव डेमो कर सकते हैं? ठीक है, काम कर गया। वाह, मस्ते टक। तो सबसे पहले ये हमारे सिस्टम में सहायक कैसा दिखता है, इसका एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। इनमें से प्रत्येक एक चैट है जिसमें कुछ इनपुट होता है। इस मामले में ये एसडीके के बारे में एक प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ कुछ संभावित रूप से पुनर्प्राप्ति प्रणाली है। दस्तावेज के टुकड़ों को पुनर्प्राप्त करना, शायद एक VV8 से। यहाँ कौन बोलने वाला है? LLM और प्रतिक्रिया में कुछ संश्लेषण है और हम जो कर रहे हैं, मेरा मतलब है इनमें से कुछ कॉल्स में सैकड़ों गहराई तक जा सकते हैं। आप जानते हैं, एक एकल कॉल अगर आप एक फ्रेमवर्क का उपयोग कर रहे हैं तो ये कॉल्स की संख्या में सैकड़ों गहराई तक जा सकता है। तो संख्या हम सभी करने की सिफारिश करते हैं वह है अपने एजेंट का ट्रेस करना, अपने सहायक का ट्रेस करना। एंट्री पॉइंट है, कुछ चीजें हैं जो ये कर रहा है। इस मामले में ये एक LLM कॉल है। तो आप ट्रेस करते हैं ताकि आप अपने डेटा को प्राप्त कर सकें और फिर आप मूल्यांकन करते हैं। तो आप यहाँ मूल्यांकन को जुड़े हुए देखेंगे। थोड़ा जूम इन करें और ये क्या है? ये मूल रूप से AI हैं जो यहाँ प्रश्न और उत्तर का मूल्यांकन कर रहे हैं। इस मामले में AI ने SDK के बारे में कहा है। जानते हैं, संदर्भ पाठ में SDK का कोई उल्लेख नहीं है। क्या हो रहा है? यह प्रतिक्रिया समस्या उत्पन्न कर रही है और इसलिए यह इस तरह दिखता है। अब मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि हमारा सहायक कैसा दिखता है और उन एकीकरण बिंदुओं के साथ साथ इसे बनाने में हमें कौन कौन सी चुनौतियां आईं, और फिर मैं इसे उस उत्पाद से जोड़ूंगा जिसका हम उपयोग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक सहायक होने का एक तरीका यह है कि हमारे पास एक AI खोज क्षमता है। कभी कभी आपके पास प्रश्न और उत्तर होते हैं और आप सभी निराश उपयोगकर्ताओं को ढूंढना चाह सकते हैं। यह काफी सामान्य बात है। तो आप वास्तव में कुछ भी टाइप कर सकते हैं जिसे आप खोजना चाहते हैं। और चुनौती का क्या है? जैसा कि मैंने उल्लेख किया, यहाँ 2 LLM कॉल हैं। यहाँ एक पहला कॉल है ये पता लगाने के लिए कि क्या करना है। एक दूसरा है जो सभी डेटा को खींचता है और फिर इसके बीच खोज करता है। इस मामले में मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो हमारे प्लेटफॉर्म से थोड़े परेशान या निराश हैं, और आप इनसे फिल्टर बना सकते हैं। तो पहला है बस AI खोज, आपके सिस्टम में कुछ तरीकों से खोजने की क्षमता। लेकिन मैं दूसरी जादुई चीजें कर सकता हूं। तो मैं नहीं, ये सिर्फ खोज नहीं है। हमने समय के साथ तय किया कि हम चाहते हैं, जैसे लोग शायद बस प्रश्न के प्रकार को समझना चाहें, तो मैं फिल्टर करने से पहले कुछ विश्लेषण करना चाह सकता हूं। तो जो मैंने आपको दिखाया वो एक खोज और फिल्टर था। मैं ऐसे काम कर सकता हूं जैसे शीर्ष। अब जानते हैं कौन से शीर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं अपने डेटा पर फिल्टर करने से पहले विश्लेषण कर सकता हूं, जो एक अलग कौशल है। तो एक राउटर के रूप में ये समझ रहा है कि मेरा प्रश्न फिल्टरिंग के बारे में नहीं था और इसलिए ये वास्तव में विश्लेषण के बारे में था। मेरा प्रश्न उन शीर्ष प्रश्नों के बारे में है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो ये जानता है कि डेटा में कौन से कॉलम हैं, ट्रेस डेटा क्या है, ये जानता है कि क्या करना है। इस पकड़ें और फिर इसे खींचता है और देखता है। तो SDKs या कुछ मैट्रिक्स के चारों ओर शीर्ष प्रश्न हैं। तो आप एक निश्चित स्थान से प्रवेश कर सकते हैं और विभिन्न कौशलों को कॉल कर सकते हैं, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके आधार पर। मैं ऐसे काम भी कर सकता हूं, जैसे यहाँ एक सामान्य बात है कि हमारे पास वे ईवेल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्राहक, जानते हैं ग्राहकों के पास उन पर भ्रांतियां और ईवेल्स होती हैं और संहिता के चारों ओर भी ईवेल्स होती हैं। खैर, मैं जानना चाह सकता हूं कि भ्रांतियों के शीर्ष कारण क्या हैं। तो आप इसका उपयोग समस्याएं खोजने और डेटा सेट बनाने के लिए कर सकते हैं। और आप चीजें गलत लिख सकते हैं जैसे भ्रांतियां, और आमतौर पर हम इसे भी सही कर लेते हैं। तो आप जानते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ बनाया जा सकता है एक प्रवेश बिंदु पर। तो ये सिस्टम में हमारे पास एक प्रकार का प्रवेश बिंदु है, इसके चारों ओर एक राउटर के साथ। और इस मामले में इसने भ्रांतियों, स्पैन इवेल्स को पाया। जानकारी संदर्भ पाठ में मौजूद ही है। ये उन व्याख्याओं का उपयोग कर रहा है समझने के लिए, जैसे कि ये क्यों भ्रांति में चला गया और आपको कारण दे रहा है। तो काफी शक्तिशाली है। फिल्टर बनाने और विश्लेषण करने की क्षमताएं। मैं डेटा भी निकाल सकता हूं और अपने परीक्षण कार्य प्रवाहों के लिए डेटा सेट बना सकता हूं, जो मैं बहुत करता हूं। लेकिन मैं आपको कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं जहां सहायक वास्तव में उपयोग किया जाता है। डैशबोर्ड में उदाहरण है। हमारे पास एक डैशबोर्ड सहायक है जो आपको ग्राफ बनाने में मदद करता है। तो अगर मैं एक टाइम सीरीज विजिट या कुछ बनाना चाहता हूं तो मैं बस, आप जानते हैं, टोकन की गिनती के लिए एक टाइम सीरीज बनाता हूं। कुल एंड प्रॉम्प्ट।
मैं यह तुरंत कर सकता हूं, जैसे मैं डेटा चुन सकता हूं जिसे चलाना है और यह ग्राफ बनाएगा। उदाहरण के लिए ग्राफ बनाएगा जो विशेष रूप से जोड़ते हैं। यहाँ ये पूछ रहा है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं कौन सा मैट्रिक चाहता हूं, तो ये मुझे कुछ सवाल पूछ रहा है। क्या आप कृपया टोकन पर कुल गिनती थोड़ा कर सकते हैं? तो अगर आप इसे सही नहीं करते हैं तो यह आपसे सवाल पूछ सकता है और आपके लिए वह चार्ट बना सकता है जो एक अच्छा इंटरेक्शन पैराडाइम है। तो एंट्री पॉइंट है और मैं जो चीज़ें बनाई गई हैं उन्हें दिखा सकता हूं। मैं एक बटन के क्लिक से इसे डैशबोर्ड में जोड़ सकता हूं और मेरे पास मेरा ग्राफ है जो भी हो। तो यहाँ कई अलग अलग एंट्री पॉइंट्स और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मैं खोज कर सकता हूँ, हम ईवेल्स भी करते हैं। तो जेमिनी उदाहरण के लिए डेटा के इंजेस्ट होते ही चलता है। प्लेटफॉर्म पर डेटा आने के साथ साथ ये ईवेल्स चलते हैं। तो हमारे पास को पायलट और हमारा सहायक है जो आपको ये टेम्पलेट लिखने में मदद करता है, जहां मिनी वर्टेक्स से एक मॉडल आपके डेटा पर चल रहा है और इसे बढ़ा रहा है, ये देख रहा है कि क्या ये हॉलुसिनेटेड है या सही है। तो यहाँ एकीकरण बिंदु हैं जहां हम आपको टेम्पलेट लिखने में मदद करते हैं एक ईवेल के लिए। तो चलिए मैं इसे थोड़ा संपादित करता हूं और चलिए एक टेम्पलेट बनाते हैं जो कि एक विस्तृत क्रिया है। आप एक ईवेल बनाते हैं ताकि शायद गुस्से में या निराश उपयोगकर्ताओं का पता लगाया जा सके। ये टेम्पलेट उपयोगकर्ताओं की भावनाओं को समझने में मदद करेगा, जिससे हम उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से हल कर सकें और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित कर सकें। आप गुस्से में या निराश उपयोगकर्ताओं का भी पता लगा सकते हैं। तो भी कहानी को संक्षेप में कहें तो हमने एक अलग तरीका निकाला है। जब आप निर्माण के बारे में सोचते हैं, सहायता और निर्माण, तो इसने यहाँ टेम्पलेट को फिर से लिखा है और मैं इसे सहेज सकता हूँ। सहायता और एजेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके उत्पादों में एआई को लागू करने में सक्षम बनाता है और ये सहायक ऐसे इस प्लेटफॉर्म में बनाए जाएंगे, ऐसे इस प्लेटफॉर्म के बाद ऐसे इस प्लेटफॉर्म डेटा द्वारा संचालित। हम एक सहायक बना रहे हैं जो आपको एआई बनाने में मदद करेगा और हम इसे करने के लिए अपने ही उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वहां हर एक एसएएस प्लेटफॉर्म हर सफेद कॉलर नौकरी के लिए अमेरिका में एक सहायक प्रदान करने जा रहा है, उनकी दिन प्रतिदिन की मदद करने के लिए। और आप सभी शायद इनमें से बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। और विचार यह है कि आप इन्हें एकीकृत कर सकते हैं। आप एलएम राउटर्स और गूगल कॉल्स के इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह काम करे। उम्मीद है कि इससे आपको हमारे प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, ये कैसे काम करता है और एक सहायक कैसा दिखता है। और मेरे पास शायद एक या दो सवाल पूछने का समय है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है। जाइए। हाँ, और आप उन्हें बेहतर बनाने, डिबग करने और विश्लेषण करने का एक तरीका दिखा रहे हैं, जहां शायद आप में से कुछ के लिए थोड़ा पीछे हट सकते हैं, क्योंकि मेरे मामले में मैंने विशिष्ट परीक्षणों, कोड अनुवाद, भीड़ में माइग्रेट करने के लिए मॉडल का उपयोग किया है, लेकिन यह एक एजेंट सिस्टम नहीं रहा है। ये कुछ ऐसा सेट करने जैसा रहा है जैसे सेज मेकर या कुछ ऐसा। हाँ, एंड बस बैच को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्लाउड में स्टोरेज और फिर आउटपुट उत्पन्न करना और उसे चेक करना। तो मुझे समझने में कठिनाई हो रही है कि आप किस समस्या का समाधान कर रहे हैं। मेरा मतलब है, मैं इस एजेंट पैराडाइम की कल्पना कर सकता हूं, लेकिन शायद अगर आप थोड़ा पीछे हटकर समझा सकें कि यह क्या है, तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। शायद एक रैक सिस्टम के संदर्भ में, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं उनमें से एक ये है कि हमारे पास हमारे कॉर्पोरेट डेटा का उपयोग करके जवाब दे सके। उन्हें एक मॉडल में प्रशिक्षित किया गया और हमारे पास इतना डेटा है। मैं फेडरल रिजर्व के लिए काम करता हूं, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है। हाँ, और हम इसे कैसे करने जा रहे हैं। तो शायद अगर आप उस संदर्भ में सवाल का जवाब दे सकें। हाँ, तो मुझे लगता है जैसा कि आपने देखा, प्लेटफॉर्म में मैंने जो भी फीचर दिखाए वे पारंपरिक मशीन लर्निंग के साथ किसी भी तरह आकार या रूप में उपलब्ध या निष्पादित नहीं किए जा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है तो जो हम देख रहे हैं। हाँ, हम मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए लामा 3, इन चीजों को करने के लिए। तो पारंपरिक मशीन लर्निंग नहीं है, यह एजेंटिक ढांचा नहीं है। यह अधिकतर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में है और विभिन्न चरणों में डेटा को प्रोसेस करने के बारे में है, ताकि हम अलग अलग चीजें कर सकें और फिर एक उत्तर प्राप्त कर सकें। हम प्राकृतिक भाषा या एसक्यूएल रूपांतरण कर सकते हैं, एक डेटा कैटलॉग में जा सकते हैं, डेटा खोज सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम से प्रदर्शित करेंगे। वे प्रकार के कदम आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनसे अलग हैं।
हाँ, तो कहूँगा असली सवाल यहाँ ये है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जो आप हमेशा सुनते हैं कि एजेंट क्या है? और शायद यही है जिस पर आप भी इशारा कर रहे हैं। जैसे मैं अभी प्रॉम्प्ट्स और टेम्पलेट्स बना रहा हूँ, एजेंट क्या है? और मुख्य क्षेत्रों में जिन पर मैं आमतौर पर ध्यान देता हूँ, क्या वहाँ आप जानते हैं, मैंने पारिस्थितिकी तंत्र में लोगों को ऐसा कहते सुना है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, क्या वहाँ नियंत्रण प्रवाह है? क्या डेटा पर पुनरावृत्त तरीके से काम किया जा रहा है? और इस मामले में आप उपयोगकर्ता के इनपुट के साथ पुनरावृत्त कर रहे हैं। नियंत्रण प्रवाह एक एलएलएम है जो इसके सामने है, ये तय कर रहा है कि क्या करना है, और फिर आप एक एलएलएम कॉल कर रहे हैं या ये उसके नीचे एक फंक्शन कॉल हो सकता है। तो एजेंट से हमारा मतलब है एक पुनरावृत्त तरीके से काम करना, निर्णय लेना, डेटा को पुनरावृत्त रूप से लेना। आमतौर पर ये एक एलएलएम राउटर या एक टूल कॉल होता है जो सामने होता है और ये इसके नीचे कुछ कर रहा होता है। तो आप शायद आज ही इसे कर रहे होंगे, शायद आप हैं, शायद आप नहीं हैं। लेकिन पहले पीढ़ी में जो अधिकांश लोग बना रहे थे वह एक प्रॉम्प्ट प्रतिक्रिया थी। आप जानते हैं, एक कॉल और आप काम खत्म। पिछले साल में हम जिस तरह से विकसित हुए हैं वह है उपकरणों का उपयोग करना, उस प्रवाह को नियंत्रित करना, उनके साथ कुछ करना और शायद उस पर पुनरावृत्त होना। हाँ, और वे चीजें हैं जिन्हें आप रखना नहीं चाहते। हाँ, और जैसे जैसे आप पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, आपको इसका प्रबंधन करना होता है, क्योंकि नहीं तो आपका बफर खत्म हो जाएगा, है ना? मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अधिकांश सिस्टम में नंबर एक चीज वास्तव में टूल कॉलिंग है। तो क्या आप टूल कॉलिंग और विशेषीकरण करते हैं और फिर उसके नीचे प्रॉम्प्ट्स और कॉल्स करते हैं? क्या प्रवाह नियंत्रण और पुनरावृत्ति है आपके सिस्टम के ऊपर लूप? अगर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट्स और प्रतिक्रियाएं हैं तो मैं कहूंगा कि यह शायद परंपरा का अधिक है। आप शायद यहाँ वास्तव में सच में इस सिस्टम की पहली पीढ़ी है। मैं किसी और को यहाँ एक और मौका देना चाहता हूँ। और माफ कीजिए, मैं थोड़ा ज्यादा हो गया। एक और सवाल। तो जो आप पहले दिखा रहे थे उससे ऐसा लगता है कि आपके उपकरणों और अंतर्निहित सिस्टम के बीच एक बहुत गहरा एकीकरण होना चाहिए, चाहे वह मॉडल कॉल्स हों, उपकरण हों या वीवेट को कॉल्स हों आदि। तो भी आप सुरक्षा जैसी चीज़ों को कैसे संबोधित करते हैं और इसी तरह की बातें, इस अर्थ में कि आप जानते हैं मैं अपना सिस्टम बना रहा हूं जो शायद मेरे क्लाउड में हो, मैं प्रबंधित सेवा उपयोग कर रहा हूं, क्या मैं एक एजेंट के रूप में इंस्टॉल कर रहा हूं, एकीकरण भाग कैसे काम करेगा? ये एक अच्छा सवाल है। तो अगर आप कल से शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास ओपन सोर्स है, तो हम करते हैं। इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन के मामले में हम ओटेल में विश्वास करते हैं, जो आमतौर पर मुझे लगता है कि हर कोई इस समय इंस्ट्रूमेंटेशन के दृष्टिकोण से जा रहा है। आप हमारे ओपन सोर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। जब आप उद्यम को स्केल करते हैं तो मेरे क्षेत्र की अधिकांश कंपनियों के पास कुछ ऐसा होता है जो आपके सॉफ्टवेयर पर तैनात होता है, तो आपके वीपीसी में। तो ये ऐसा है जैसे डेटाब्रिक्स और डेटाडॉग का मिलन। मुझे नहीं लगता कि डेटा आपके सिस्टम से बाहर जाता है। अगर आप अधिकांश उद्यमों की बात करें तो अभी